आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस ने हजारों फाइटर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन के कीव और ओडेसा को जला दिया है। उधर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस 3 बाल्टिक देशों को यूक्रेन की तरह हड़प सकता है। पुतिन के टारगेट पर पूर्वी यूरोप के भी देश बताए गए हैं। इस बीच मियामी में पीस डील मीटिंग में जेलेंस्की ने फिर से सिक्योरिटी गारंटी मांगकर पुतिन को भड़का दिया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि क्रिसमस पर सीज फायर नहीं, डबल फायर होगा। सौ फाइटर ड्रोन से हमला। बारह 12,000 एरियल बम का विस्फोट। नब्बे मिसाइलों के धमाके। जंगी जेटों से यूक्रेन जला डाला। रूस ने भयानक बदला लिया है। रूस यूक्रेन को दहलाने लगा है। रूस तब तक मारता रहेगा जब तक जेलेंस्की अपना पद नहीं छोड़ देते, जेलेंस्की जब तक घुटने नहीं टेक देते, जेलेंस्की जब तक पुतिन से माफी मांगकर हर शर्त मंजूर नहीं कर लेते, तब तक ये बारूद बरसेगा, तब तक यूक्रेन जलेगा, तब तक यूरोप डरेगा। जेलेंस्की ने पुतिन की दुखती रग छेड़ दी है। जेलेंस्की ने पुतिन के अहम पर हमला किया है। पुतिन अपने जनरल की मौत का मातम मनाने को भी तैयार नहीं है। पुतिन इतने गुस्से में हैं कि अब उन्होंने ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पुतिन अब उसी शर्त पर युद्ध का अंत करेंगे जिसकी वजह से 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था। वो शर्त ऐसी है जिसे सुन ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यही वजह है कि ट्रंप ने भी ये मान लिया है कि पुतिन जेलेंस्की के बीच बेइंतहा नफरत है। And the talks are going along, and I say that there's tremendous hatred between these two leaders, between President Putin, President Zelensky, tremendous hatred, and I hope we can get it done. जेलेंस्की से नफरत की आग में जल रहे पुतिन यूक्रेन नहीं, यूरोप पर कब्जे का सिग्नल दे रहे हैं। जेलेंस्की से दुश्मनी निभा रहे पुतिन सोवियत संघ वाला नक्शा फिर से बना रहे हैं। ट्रंप से पीस डील के बीच पुतिन ने 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो को बर्बाद कर डालने का प्लान बना लिया है। 23 दिसंबर की रात पुतिन ने यूरोप की तबाही का ट्रेलर यूक्रेन में दिखाया है। पूरे यूक्रेन में अंधाधुंध मिसाइलों और ड्रोन हमलों से रूस ने तहलका मचा दिया। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सेंटर तबाह किए हैं। रूस का हमला इतना भयानक था कि पूरी रात यूक्रेन में बम विस्फोट सुनाई देते रहे। रूस के हमले से घबराए प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि पुतिन ने रूस को युद्ध मशीन बना दिया है, इसीलिए वो बिना युद्ध के रह ही नहीं सकते। Слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств та вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення. І водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. जेलेंस्की से अलग सुर अलाप रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
पुतिन से पीस डील को फाइनल स्टेज में बता रहे हैं, मगर जो बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वही इनपुट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में सामने आई है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन के इरादे वही हैं जो 2022 में यूक्रेन पर हमले के वक्त थे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन पूरा यूक्रेन और पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों, जिनमें नाटो सदस्य भी शामिल हैं, उन्हें कब्जा करने की कोशिश में है। अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट मेंबर माइक क्विगली ने दावा किया है कि पुतिन को यूक्रेन से ज्यादा बहुत कुछ चाहिए। वहीं अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। Мы не знаем, насколько они достоверны, это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности. अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आते ही यूरोप और नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। वहीं रूस ने खुफिया रिपोर्ट के दावे को मनगढ़ंत बताते हुए फिर से गारंटी दी है कि वो नाटो पर कोई हमला नहीं करेगा। И не преследует приписываемые нашей стране завоевательные цели. Как уже говорилось президентом России, мы даже готовы зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности. इसके मायने ये बिल्कुल भी नहीं कि पुतिन अपने दुश्मनों को माफ करने वाले हैं। खासकर अपने जनरलों पर हुए सीरियल हमले का बदला लेने के लिए रूस हर हद पार करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने रूस के कई टॉप जनरल्स को मौत के घाट उतारा है, जिसमें लेटेस्ट नाम लेफ्टिनेंट जनरल फनील सरवारोव का है। जनरल फनील रूस की आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख, यानी उनके पास रूस की सेना की ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा। जनरल फनील से पहले यूक्रेन पर लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक को 25 अप्रैल 2025 को मॉस्को के पास कार बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाने के आरोप लगे थे। यारोस्लाव रूसी सेना में ऑपरेशनल डायरेक्टरेट के डिप्टी हेड थे। वहीं मॉस्को में ही लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को 17 दिसंबर 2024 को इलेक्ट्रिक स्कूटर में रखे बम धमाके से उड़ा दिया गया था। जनरल किरिलोव रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ थे। किरिलोव से पहले वैलेरी निकोलाएविच ट्रैंकोवस्की को 13 नवंबर 2024 को क्राइमिया के सेवास्तोपोल में बम विस्फोट में उड़ा दिया गया था। कैप्टन वारेली काला सागर में तैनात 41वीं मिसाइल शिप ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी कमांडर थे। रूस के जनरलों पर हुए हमले का पैटर्न हर बार मेल खाता रहा। ऐसे धमाकों के लिए यूक्रेन की एसबीयू कुख्यात है, इसीलिए रूस में टारगेट किलिंग के आरोप हर बार यूक्रेन पर लगे। बदले में रूस ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर डाला है, लेकिन अब की बार पुतिन रुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि नाटो की कमान जिस अमेरिका के हाथ में है, वो अब रूस को दुश्मन नहीं मानता है। ऐसे में नाटो सेक्रेटरी मार्क रूटे की बयानबाजी बेमानी है। जाहिर है, अगर अमेरिका नाटो देशों का साथ नहीं देता तो रूस के लिए यूरोप को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। Что такое? Ну, читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Это просто, не знаю, даже уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров. पुतिन अमेरिका के रहते नाटो से दुश्मनी मोल लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के बगैर वो किसी भी संगठन की धज्जियां उड़ाने की पावर रखते हैं। लेकिन पुतिन का टारगेट सिर्फ उस नक्शे पर है जो सोवियत युग में हुआ करता था। पुतिन फिर से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जैसा महादेश बनाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। 1991 से पहले सोवियत संघ 15 गणराज्य का एक संघ था।
जिसके झंडे तले सबसे बड़ा इलाका रूस का था। रूस के बाद दूसरा बड़ा इलाका यूएसएसआर में यूक्रेन का था। इसमें बाल्टिक देशों के एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया थे। सोवियत संघ में पूर्वी यूरोप के बेलारूस और मोल्दोवा थे। कॉकेसस इलाके के जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान यूएसएसआर का हिस्सा थे। वहीं मध्य एशिया से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलकर सोवियत संघ बना था। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जिन देशों को पुतिन से फिलहाल खतरा जताया जा रहा है वो बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के हिस्से वाले हैं। जाहिर तौर पर बेलारूस को पुतिन से कोई खतरा नहीं, मगर यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों की दुगदुगी पुतिन ने बढ़ा दी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जानकारी दी है कि रूस क्रिसमस पर किसी भी तरह का सीजफायर नहीं करने वाला है। मतलब पुतिन की तरफ से दुश्मनों पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। Проблемне питання в тому, що коли Росія каже, різдвяного перемир'я не буде, я вважаю, що це, в принципі, завжди вони, те, що вони говорять, вони підкреслюють такі залякування. І, в принципі, я попросив після їх цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, ну і зрозуміти, що, де ми знаходимося. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть і, ну, це в їх характері на Різдво, бо так, ви знаєте, саме на наше Різдво, так, да, зробити якийсь масований удар, і тому я хотів... हथियार के बदले हथियार, जनरल के बदले जनरल, जमीन के बदले जमीन, पुतिन हर एक बात का हिसाब लेंगे, गिन गिन कर बदला लेंगे। दुश्मन के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन पुतिन के बदले का स्टाइल नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप के साथ चल रही पीस डील के फाइनल होने की उम्मीद बेहद कम है। मियामी में चल रही पीस डील पर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नाराजगी जाहिर की है। पेस्कोव अमेरिका के उपराष्ट्रपति के ब्रेक थ्रू वाले बयान पर भड़के हुए हैं। पेस्कोव ने कहा है कि पीस डील में अब तक कुछ भी खास नहीं हुआ है। ऐसे में जेडी वेंस किस ब्रेक थ्रू का दावा कर रहे हैं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। यानी मियामी में जो डायलॉग बाजी हो रही है वो मॉस्को को मंजूर नहीं। पुतिन उन्हीं शर्तों पर युद्ध समझौता करेंगे जो उनकी तय की हुई है। वो शर्तें हैं यूक्रेन का सरेंडर, जेलेंस्की की राष्ट्रपति पद से विदाई, यूक्रेन की जीती हुई सारी जमीन, यूक्रेन की सेना हाफ, जिससे आगे कभी भी यूक्रेन रूस को आंख दिखाने की जरूरत न दिखा सके, जिससे यूरोप की वो महाशक्तियां रूस से टकराने की सोच न सकें। पुतिन अपने स्टैंड से टस से मस नहीं होंगे। यानी फैसला यूक्रेन को करना है, यूरोप को करना है। फैसला ये कि युद्ध करना है या अपना वजूद बचाए रखना है। यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा कहीं और मंडरा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट यह है कि चीन ने अचानक 100 से ज्यादा मिसाइल अमेरिका की तरफ तान दी है। इसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, क्योंकि अगर चीन और अमेरिका लड़े तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दो 2026 में सबसे बड़ा युद्ध भड़कने का सिग्नल मिल गया है। रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल कितनी मिसाइल लॉन्च करेंगे ये भूल जाइए, क्योंकि चीन को लेकर पेंटागन का बहुत बड़ा अलर्ट आ गया है। क्या 2026 में होने वाला है अमेरिका और चीन का सबसे बड़ा युद्ध? क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ट्रेड वॉर मिसाइल वॉर में तब्दील हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के युद्ध कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा महकमा यानी पेंटागन ने दावा किया है कि चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी है और ये सभी मिसाइल लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। ये मिसाइल लॉन्च होंगी तो सीधे अमेरिका पर गिरेंगी। इस खतरे का सायरन बजने लगा है।
DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। इन मिसाइलों को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या अलर्ट आया है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो तैनात कर दी है, जो किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल साइलो जमीन के नीचे बनाए गए बेहद मजबूत और सुरक्षित बंकर नुमा ट्यूब होती है। इनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलें ऐसे रखी जाती हैं कि किसी भी वक्त लॉन्च की जा सके। मोटी कंक्रीट और स्टील से बने साइलो को इतना सुरक्षित बनाया जाता है जिससे दुश्मन के परमाणु हमले के वक्त भी वो महफूज रहे। तभी काउंटर स्ट्राइक या सेकेंड स्ट्राइक वाली ताकत बची रह सकती है। इस रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस इंजन से चलने वाली DF-31 है, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर तक है। मैप पर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। वॉशिंगटन DC से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह तबाही की सुनामी ला सकती है। इस रेंज वाली मिसाइल को एक्टिव करने का क्या मकसद है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से 8 युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे हैं, वो अब तक यूक्रेन युद्ध को काबू करने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग और तेज होते जा रही है। गाजा और लेबनान में युद्ध विराम की धज्जियां उड़ रही हैं। इजराइल की लगातार बमबारी के सामने डोनाल्ड ट्रंप बेबस नजर आ रहे हैं। वहीं वेनेजुएला पर कब किस वक्त अमेरिका अटैक कर देगा, इसका ऑर्डर खुद ट्रंप किसी भी टाइम जारी कर सकते हैं। अब इन 3 वॉर जोन को लेकर नाकाम हुए डोनाल्ड ट्रंप को नया चैलेंज मिल गया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो चीन और रूस को लेकर बहुत सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं। ये प्लान है रूस और चीन। डोनाल्ड ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो चीन और रूस की परमाणु पावर को खत्म कर देगा। सवाल है कि क्या ट्रंप के इसी इरादे के खिलाफ चीन में 100 से ज्यादा मिसाइल साइलो एक्टिव कर दिए गए हैं और इन साइलो में ऐसी मिसाइल फिट की गई है जो अमेरिका तक सब कुछ तबाह कर सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की नाक के नीचे शी जिनपिंग ने बहुत बड़े युद्ध का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। यह दावा है पेंटागन की रिपोर्ट में। चीन का कहना है कि यह सिर्फ उसे बदनाम करने की साजिश है और ऐसी रिपोर्ट से अमेरिका दुनिया को गुमराह करना चाहता है। चीन ने अपने सरकारी मीडिया को भी एक्टिव कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका चीन को लेकर खौफ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। यह उसका एक घिसा पिटा तरीका है। पेंटागन ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है, लेकिन उसने जिस खतरे को लेकर आगाह किया है उसको लेकर अमेरिका और चीन की नई टक्कर शुरू हो गई है। 我不了解你提到的所谓的美国的内部报告，美方的类似炒作是其一贯伎俩，旨在为自身加速核力量的现代化、破坏全球战略稳定的行径寻找借口。国际社会应对此有清醒认识。 चीन की मिलिट्री पावर को लेकर बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। ताइवान से लेकर जापान और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बेचैनी बढ़ चुकी है। चीन की नई मिसाइल पावर उसकी परमाणु पावर की बुनियाद है। 2024 के बाद से चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे उसके बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान सब सन्नाटे में हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं चीन ऐसी उभरती हुई ताकत है जिसका हर फैसला अमेरिका को पछाड़ने के लिए उठाया जा रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन के पास फिलहाल करीब 600 परमाणु वॉरहेड हैं और चीन जिस रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है, 2030 तक उसके परमाणु जखीरे में 1000 से ज्यादा बम होंगे। 600 परमाणु बम वाली ताकत लेकर शी जिनपिंग क्या करेंगे? चीन के बड़े इरादे क्या हैं?
अमेरिका को खतरा क्या है और इसमें रूस से दोस्ती वाली पार्टनरशिप क्या करने जा रही है। इस वक्त दुनिया के हर कोने में यही बड़े सवाल हैं। चीन के परमाणु बम के साथ उसकी दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल इस वक्त उसके दुश्मनों के बीच हॉट टॉपिक बनी हुई है। 我作为拥有最大核武库的超级核大国，当务之急是切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质性的削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。 जब से सितंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 दोस्त बीजिंग में इकट्ठा हुए, ट्रंप का तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढाने का सिग्नल दिया गया। देखा जाए तो ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं और 2026 में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में हुई सालाना परेड में शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आए और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी आए। क्या बीजिंग में इकट्ठा होकर चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स ने बड़ी वार्निंग दे दी थी? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर किया था, वैसे ही ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा? जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन की सेना को चमका दिया है। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को बताना है कि चीन की सैन्य ताकत को कम न समझा जाए। सवाल है कि जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं?